अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं जाफ़र लिगारी हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम ईरान और इसराइल की जंग पर बात करेंगे। ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट की वजह से मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जंग की बू महसूस की जा रही है। हालिया दिनों में इसराइल ने ईरान के अंदरूनी इलाकों में कार्रवाई करते हुए अहम तरीन शख्सियात को निशाना बनाया है। इनमें ईरान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और मुतअद्दिद जोहरी साइंसदान भी इस हमले का निशाना बने हैं। ये हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि एक अलामती ऐलान बरतरी भी था। ऐसा ऐलान जो न सिर्फ ईरान की दिफाई कमजोरियों को वाज़ेह कर गया बल्कि उसके साथ साथ इलाकाई और आलमी सफबंदियों को भी बेनकाब कर गया। इसराइल के इस हालिया हमले ने कोई नई तारीख रकम नहीं की बल्कि एक तसलसल को मजीद वाज़ेह कर दिया। इससे कबल भी ईरान के नामवर जोहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा को ईरान के दिल तेहरान में निशाना बनाया गया। कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में अमरीकी ड्रोन हमले के जरिए शहीद किया गया। ईरान की दर्जनों हसास तंसीबात पर धमाके हुए, साइबर हमले और इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। इन तमाम हमलों में एक बात मुश्तरक थी, ईरान के पास न कोई बरवक्त रद्द अमल था, न कोई मुअस्सर मुज़ाहमत और न ही कोई रोकथाम। सिर्फ और सिर्फ जवाबी बयानात, प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए अलामती हमले या फिर सफारती एहतजाज। इसके अलावा ईरान इन तमाम हमलों के बाद कुछ न कर सका। ये सवाल अक्सर पसे पर्दा सोचा तो जाता है लेकिन इलानिया कोई जबान पर नहीं लाता। वो ये कि अगर इसराइल और अमेरिका ईरान के हसास तरीन अफराद और इदारों को निशाना बना सकते हैं तो ईरान की आला तरीन मजहबी क़यादत आयतुल्लाह अब तक महफूज कैसे है? इसका मतलब ये नहीं कि हम सासी नजरियात की तरफ बढ़ रहे हैं बल्कि ये सवाल ताकतों के दरपर्दा मफाहमती तवाज़ुन को समझने की एक कोशिश है। क्या आलमी ताकतों ने ईरान में कुछ रेड लाइंस तय की हैं? क्या ईरान का मौजूदा निज़ाम उनके लिए काबिल कबूल स्टेटस को है या आयतुल्लाह खुद भी किसी बड़े मफाहमती निज़ाम का हिस्सा है? ये सवालात सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि खित्ते की सियासत के धुंधले खाके को भी वाज़ेह करते हैं। कहा जाता है कि ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून हमेशा से रूस रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि रूस भी ईरान से नजरें चुरा रहा है। ये एक तारीखी गलतफहमी है कि ईरान और रूस हमेशा से इत्तेहादी रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सोवियत यूनियन के दौर में दोनों में वाज़ेह कशीदगी थी। अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत के वक्त ईरान इस्लामी मुज़ाहमत के साथ खड़ा था, मगर सन 2000 के बाद शाम की खाना जंगी और अमरीकी मुखालिफ इत्तेहाद के तराजुर में दोनों के ताल्लुकात में वक्ती कुर्बत देखने को मिली। लेकिन आज का रूस यूक्रेन की जंग में बदतरीन फंसा हुआ है, मुआशी पाबंदियों से दो चार है और खुद अपनी दिफाई सनत के दबाव का शिकार भी है। ऐसे में ईरान की अस्करी या सफारती मदद करना उसके लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं रहा। यहाँ ये भी बताता चलो कि रूस का झुकाव हमेशा मफादात की बुनियाद पर होता है, न कि नजरियात की बुनियाद पर। इस जंग को सिर्फ ईरान और इसराइल के तनाजुर में देखना बिल्कुल एक सतही तज्जिया होगा। ये दरअसल दो आलमी नजरियाती बुलाक्स की खामोश लड़ाई भी है, लिबरल बुलाक, ट्रेडिशनल बुलाक। यूक्रेन में ट्रेडिशनल बुलाक ने मगरिब को चैलेंज किया, अब लिबरल बुलाक मशरिक वस्ता में जवाबी वार कर रहा है। ईरान और यूक्रेन दोनों सिर्फ मोहरे हैं, असल जंग पीछे ताकतों के दरमियान है। इसराइल का हालिया हमला सिर्फ ईरान को निशाना नहीं बना रहा, ये लिबरल बुलाक की वापसी की घंटी है और खामोश पैगाम दिया जा रहा है कि हम कमजोर नहीं हुए, हम मैदान में वापस आ सकते हैं। ये सब कुछ सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये पूरे इस्लामी वर्ल्ड के लिए एक वार्निंग है। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी साइंस और टेक्नोलॉजी में पसमानदगी, मजहबी डिक्टेटरशिप, क़यादत का ज़मीनी हक़ाइक़ से कटा होना। 5 दिहाइयों से खास तबका मुलायत ईरान की सियासत, सफारतकारी और खारजा पॉलिसी पर मुसल्लत है। न वो तनकीद बर्दाश्त करते हैं और न ही खुद को जदीद निज़ाम से हमआहंग रखते हैं। अलमिया ये भी है कि अगर हालात मजीद खराब हुए तो कहा जाता है यही मजहबी अशराफिया यूरोप, फ्रांस या बरतानिया में मुंतकिल हो सकती है और पीछे सिर्फ गैरतमंद अवाम रह जाएगी, वो भी कुर्बानी के लिए। अब सवाल ये है कि ईरान रद्द अमल के तौर पर क्या कर सकता था? प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए महदूद रद्द अमल, बरह रास्त फौजी हमला या मुज़ाकरात की मेज पर वापसी। ये तीनों रास्ते ईरान के लिए इंतहाई खतरनाक थे। प्रॉक्सी ग्रुपों के जरिए महदूद रद्द अमल दिया जाता तो अवामी एतमाद मजीद मजरू होता और मुज़ाकरात की मेज पर वापसी भी कमजोरी का तासुर पैदा करती। इसीलिए ईरान ने मुश्किल तरीन रास्ता बरह रास्त फौजी हमले का चुना और उसके बाद हमने देखा कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दागे गए, जिससे न सिर्फ इसराइली हलाकतें सामने आई बल्कि इसराइल की कई इमारतें खंडर बनती हुई दिखाई दी। ये दौर जज्बात का नहीं बल्कि हिकमत और साइंसी महारत का दौर रहे। चूँकि ईरान टेक्नोलॉजी में पसमानदगी का शिकार रहे, इसीलिए ईरान बज़ाहिर उनमें कहीं पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ईरान की मुज़ाहमत तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। अगर ये जंग वुसअत इख्तियार करती है तो उसमें दीगर इलाकाई कुव्वतें भी शामिल हो सकती हैं, जैसे तुर्की और रूस। एक तरफ तुर्की नेटो का रुकन है, दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में असर और रसूख रखने वाला मुल्क भी है। अगर ये जंग तुर्की और रूस की कशीदगी को हवा देती है तो सूरत हाल मजीद खतरनाक और गैर मुतवक्के भी हो सकती है। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये वक्त खुद फरेबी और जज्बाती नारेबाजी का नहीं बल्कि आज की जंगे टेक्नोलॉजी, साइंसी महारत
اور معاشی مضبوطی سے لڑی جاتی ہیں۔ اگر ایران، پاکستان، ترکی یا کوئی اور مسلم ممالک اپنی داخلی اصلاح، دفاعی اپ گریڈ اور علمی ترقی پر توجہ نہیں دیتا تو کل یہی آگ اس کے دروازے پر ہوگی۔ اسی لیے یہ جاگنے کا وقت ہے، خواب دیکھنے کا نہیں۔